सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 20th ऑफ जुलाई टू 26th ऑफ जुलाई। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज से, दैट इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 75 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो एक स्कीम आई है, कौन सी? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, जिसमें कि बोला गया है कि 75 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, यानी उनके अंदर क्या किया जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएगी और उनको बहुत ही सुंदर सा जो है एक रूप दिया जाएगा। कैसे, अब बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है स्कीम है अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड यूटीज़ में लाई गई है। जलंधर पंजाब से जो है लॉन्च की गई है। 1570 करोड़ जो है इसका आउटले रखा गया है। थीम क्या है? विरासत भी और विकास भी, यानी कि विरासत मतलब समझते होंगे ना, जो हेरिटेज है, हमारा हेरिटेज भी उसको मेंटेन भी करना है, प्लस हमें उसका विकास भी करना है। तो की अपग्रेड क्या करेंगे, जो भी वेटिंग हॉल्स हैं उनको बेटर करेंगे, हाइजीनिक टॉयलेट्स लाएंगे, एक्सकलेटर्स बनवाएंगे। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सारा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेनोवेट करना है इन स्टेशन को। ठीक है, अब अमृत भारत स्टेशन स्कीम है क्या? तो ये लॉन्च हुई थी इन दिसंबर 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका मेन एम क्या है? हमें रीडेवलप करना है, ये मॉडर्नाइज करना है रेलवे स्टेशन को। ठीक है, इस जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटिंग हॉल्स हो गया, हाइजीनिक टॉयलेट्स हो गई, ये सब चीज़ों को हमें क्या करना है, बेटर करना है। मास्टर प्लान प्रिपेयर किया गया और इसको फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब एज ऑफ मार्च 2026 टोटल 1337 यानी कि 1337 स्टेशन जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है अंडर दिस स्कीम। तो देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार पूछ लेता है तो आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेमी कंडक्टर इंडिया प्रोग्राम। तो मेन क्या है? सेमी कंडक्टर इंडिया प्रोग्राम। ये अप्रूव किसने किया? यूनियन कैबिनेट ने। यूनियन कैबिनेट जो होता है उसको कौन हेड करते हैं? हमारे पीएम जो होते हैं वो हेड करते हैं। इन्होंने जुलाई 2026 में इसको अप्रूवल दिया। बजटरी आउटले कितना है, यानी कितना पैसा लगाया जाएगा? 1,27,500 करोड़। अब इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि हमें क्या करना है, इस तरीके से अब एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को डिज़ाइन भी किया जाए और मैन्युफैक्चर भी किया जाए इंडिया में, यानी कि इंडिया को एक सेमीकॉन का हब बनाना है। ठीक है, ओके। और ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि एक तो एफडीआई अट्रैक्ट हो इंडिया में, प्लस साथ में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो। इट वाज बेस्ड ऑन 6 पिलर्स। ठीक है, 6 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। सेमिकॉन 1.0 आया था, यानी कि फर्स्ट उसका जो है फेज आया था दिसंबर 2021 में, और उसका आउटले रखा गया था 76,000 करोड़ का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या आया? सेमिकॉन 2.0 आया है, जिसमें कि कितना रखा गया है बजट? 1,27,500 ओनली। ठीक है, तो ये रखा गया। तो मेन एम पता होना चाहिए क्या है? इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नीति आयोग रिलीजेस रोड मैप टू मेक इंडिया अ ग्लोबल बायो इकोनॉमिक पावर हाउस बाय 2035। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इंडिया को एक ग्लोबल बायो इकोनॉमी बनानी है बाय 2035। ठीक है, तो अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बायो इकोनॉमी होती क्या है। तो बायो इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। कौन से एरियाज में? जैसे हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, फूड, एनर्जी एंड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या है? 16 फोल्ड। 16 फोल्ड समझते हो? 16 टाइम 60 गुना बढ़ा देना है हमें बायो इकोनॉमी को। अब इसको जो है हम 2014 में 10 बिलियन पे थे, अब हमें इसको कहाँ तक लेके जा, मतलब 2025 में हमने इससे कितना कर लिया? ऑन 165.3 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अभी कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 4.8% इन द इंडियन जीडीपी। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि 2035 तक अपनी जो है उसको 691 बिलियन तक ले जाए और 2047 तक 2.6 ट्रिलियन तक पहुंच जाए बायो इकोनॉमी। रिपोर्ट ने फोकस किया ऑन द नेशनल बायो एक्सेलरेटर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, रोड मैप रखा गया है कि 50,000 करोड़ का एक फंड भी बनाया जाएगा। तो मेनली क्या है? बायो एंड इकोनॉमी, यानी कि हम जो अपनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए हमें क्या करनी है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। बस इतना सा मतलब है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी हम रिन्यूएबल, हमारे जितने भी रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर कर हम क्या करना चाहते हैं? हम ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ऐसा फूड, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो
हमारी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, उसको हम कम कर सकें और जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं उनको हम क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो बस यही मेन एम है इस चीज़ का। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमने कपड़ों को क्या करा, बायोडिग्रेड करके दोबारा उसका यूज़ कर लिया। हम प्लास्टिक को रीयूज़ करते हैं, ठीक है, हमने बायोप्लास्टिक बना दिया, हम प्लांट बेस्ड कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इन्हीं को हम क्या करते हैं, इसी को हम कहते हैं बायो इकोनॉमी। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इम्पॉर्टेंट भी बनता है आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ नया टर्म निकल कर आया है, बायो इकोनॉमी। So our next news is that government releases India's first trial index of service production. तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आपको आई थिंक लास्ट वाले मंथ में ये न्यूज़ पढ़ाई थी कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सोच रही है कि जैसे हम मेजर करते हैं हमारे किसको, हर चीज़ को मेजर करने का एक तरीका है। जैसे हम हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम निकालते हैं टू मेजर द रिटेल इन्फ्लेशन, कि रिटेल इन्फ्लेशन कितनी है, यानी आप में जो सामान खरीद रहे हैं उसमें कितनी इन्फ्लेशन है। WPI आता है फॉर होलसेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन के लिए कि होलसेल लेवल पर जो चीज़ें खरीद रहे हैं। एक आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका जो भी प्राइस लेवल में चेंज आता है उसके लिए PPI आता है। एक आप पढ़ते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज है उसका क्या आउटपुट है, क्या ग्रोथ रेट आ रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर हमने पढ़ा है कोर सेक्टर, कोर सेक्टर में क्या होता है कि IIP का ही पार्ट है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, अभी हम पढ़ेंगे ये भी कि ये 8 से अब 9 हो गई हैं, तो जो 9 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनकी क्या ग्रोथ चल रही है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेक्स है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था जिसमें कि हम अलग से ये देख सकें कि हमारी जो सर्विस का प्रोडक्शन है, हमारा ये देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हम मेजर करते हैं, लेकिन सर्विस आपको पता है ना हमारे सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एक मैक्सिमम शेयर हमारा जो है टर्शरी सेक्टर का है, देन आपका बाकी सेक्टर्स आते हैं। तो इसीलिए हमने क्या सोचा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंडेक्स बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। ठीक है, और उसको जो है वो रिलीज करेंगे, मतलब हर महीने के 29th ऑफ एवरी मंथ आएगा। जैसे आप देखते हो ना CPI का डाटा पढ़ाती हूँ आपको, WPI का पढ़ाती हूँ, PPI तो नहीं पढ़ाया अभी, IIP का पढ़ाती हूँ और कोर सेक्टर का, ये सारे मैं आपको मंथली डाटा पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंडेक्स निकाल रहे हैं जो कि हर मंथ का डाटा जो है वो मेजर करेगा कि उसमें कितने चेंजेस आए हैं, फॉर्मल सेक्टर में शॉर्ट टर्म आउटपुट में कितने चेंजेस आए हैं, यानी कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको मेजर करेगा। इसका बेस ईयर है 2024-25, डाटा कवर करता है अप्रैल 2026। ठीक है, डाटा कब का है, यानी 2026 का डाटा लिया है और अब रिलीज कब कर रहे हैं, उसको जुलाई में रिलीज कर रहे हैं, मतलब रिलीज कर चुके हैं लेकिन ट्रायल बेसिस पर। इसमें उन्होंने 19 सर्विस सेक्टर्स में, फर्दर जो सब सेक्टर्स हैं उनमें 19 सब सेक्टर्स को लिया है, जो कि पूरे सर्विस सेक्टर का 60% ऑफ जो है वो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से कि देखा है 19 में से 14 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या करी है, डबल डिजिट ग्रोथ की है। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ समझते हो कि मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है, ईयर ऑन ईयर मतलब कि पिछले साल भी वो कुछ से 2025 में उनकी क्या ग्रोथ रही और अब 2026 में क्या है, तो उसके रेट को मेजर करके चेंज देखेंगे। लेकिन कितने सेक्टर्स का, 14 का, और पहले ओवरऑल कितनी है टोटल सेक्टर्स, उसमें से 14 ने डबल डिजिट ग्रोथ किया। डबल डिजिट मतलब कि आपका से 10%, 20% इस तरीके से, मतलब डबल डिजिट्स में 2 डिजिट ग्रोथ हुई है। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में कौन सा है, फूड सेक्टर, देन रिटेल, रियल एस्टेट एंड टेलीकॉम। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग कोई भी अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें पूछा जा सकता है। Then next is the 5th BIMSTEC meeting for national security chiefs held in New Delhi। तो बात करते हैं कि ठीक है, ये समझ में आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी चीफ जो होते हैं कि हमारी जो नेशन की सिक्योरिटी को देखते हैं, उनकी एक मीटिंग हो रही है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में हो रही है, लेकिन और कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन है। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि टेक्निकल और इकोनॉमिकली कॉपरेट करना है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे भी कहीं पर पूछा जाता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर रही है। ठीक है, कनेक्टिंग साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन अराउंड द बे ऑफ बंगाल। अब ये आपको और क्लियर होगा अगर मैं आपको ये मैप दिखा दूं, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ये देखिए, अब इसमें आपको ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, बिम्स्टेक। तो ये देखो, ये हमारा, आपको पता है ये हमारा अरेबियन सी है, सॉरी इसमें मैं नहीं लिख पाऊंगी, इस तरफ हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा इंडिया हो गया, इसमें इंडिया है, और बाकी जितनी भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर टच करती हैं उन सबको हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो साउथ एशिया की है, बाकी साउथ ईस्ट एशिया की है। तो साउथ एशिया में हमारी कौन कौन सी होगी, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। और जो हमारी साउथ ईस्ट में हो गई, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब जो ये दो हैं यानी नेपाल और भूटान है, ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि इनका बॉर्डर हमारे बे ऑफ बंगाल से नहीं लगता, आप देख पा रहे हो कहीं नहीं लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये पार्ट है, कह सकते हैं कि ये बिम्स्टेक का पार्ट है, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ वही कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर लगता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, नेपाल और भूटान इसमें एक्सेप्शन है। ऐसे ना जो अब आप क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देख रहे हो कैसे आते हैं, आपको लाइनर्स मतलब उसमें ऑप्शंस की फॉर्म में आते हैं, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डेप्थ में पढ़िए हर चीज़ को। तो अब इस पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, एंड साउथ ईस्ट एशिया की होगी म्यांमार, थाईलैंड। आपको मैप आना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं आता है तो डू लर्न की मैपिंग आपके एटलीस्ट कौन सी कंट्रीज हैं, आपके आसपास की कौन सी कंट्रीज है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी आती है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एस्टेब्लिश कब हुई, 6 जून 1997 में, अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब जैसे बहुत सारी डिक्लेरेशंस होती हैं, तो मतलब बैंकॉक में एक मीटिंग हुई, वहां पर डिसाइड हुआ कि हमें क्या बनाना है, एक बिम्स्टेक बनाना है, एक ऐसा क्या होना चाहिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो बी फॉर बिम्स्टेक, बी फॉर बैंकॉक डिक्लेरेशन, एंड बी फॉर ढाका का बांग्लादेश, जहां पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इस तरीके से छोटे हिंट से आप याद कर सकते हैं, जो कि ओपन हुआ था 2014 में। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो हिस्ट्री क्या कहती है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले जब बिम्स्टेक बना तो क्या ये बिम्स्टेक ही था, नहीं। तो ये पहले इसका नाम था BISTEC, यानी कि पहले ये इसमें बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये 4 ही कंट्रीज थी। फिर और ये बनी थी एज इकोनॉमिक कॉपरेशन ब्लॉक, ठीक है। फिर 1997 बाद में लेटर ऑन म्यांमार ने ज्वाइन कर लिया, तो बिम्स्टेक हो गया, ठीक है। और नाम चेंज करके उन्होंने पूरा क्या रख दिया, बिम्स्टेक रख दिया, ओके। देन उसके बाद नेपाल और भूटान जो है उन्होंने 2004 में ज्वाइन किया है, तो ये भी याद रखना, 2004 में। 14 में हेडक्वार्टर मिल गया, कहाँ पर, ढाका में, ठीक है। फिर ये 2 पॉइंट्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली यही बता रही है कि हमने सार्क से शिफ्ट करके बिम्स्टेक पर अपना वो किया, एंड यहाँ पर 14 कॉम्प्लेक्स एरिया से 7 कोर पिलर्स पे किया। नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे अब इसके बिम्स्टेक के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, इंदिरा मनी पांड्या, जो कि इंडिया से है, इंडिया से ही है। और इंदिरा गांधी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी से इंदिरा वर्ड याद रखेगा, इंदिरा मनी पांड्या, जिन्होंने 2024 में जो है अपना ऑफिस जो है वो रिज्यूम किया था, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। अच्छा, इस वाले मंथ में ना बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, तो थोड़ा सा देखिए, ऑल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको रीड करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए टोटल आउटले 62,500 करोड़। इसका मेन एम क्या है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है, टिल 2030-31 तक चलेगी। इसका मेन एम क्या है, PLI को रिप्लेस करना, प्लस अगर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं तो आपको 2.25% सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलेगी, और 0.5% का और आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इंसेंटिव रेट्स के बारे में बता रहे हैं। 39 लाख करोड़ अभी तक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, और 69,000 जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सेनेगल के जो प्रेसिडेंट है बासीराउ दियोमावे फाई, इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ इकोवास, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया सियरा लियोन की प्रेसिडेंट जो है जूलियस माडा बायो को। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन इसके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, अब इंपॉर्टेंट है इकोवास क्या है। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो वेस्ट अफ्रीकन यानी कि जो अफ्रीका की वेस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं उनका एक इकोनॉमिक एक समूह बनाया गया है बेसिकली, ठीक है। इसमें 12 मेंबर्स हैं। एस्टेब्लिश हुआ था 28 मई 1975, 9 2 1 का गैप, फिर 5, तो 975, तो 1975 में बना है इकोवास। इसका मेन एम क्या है, टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रीजनल कॉपरेशन अक्रॉस, मतलब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और नॉर्मली रीजनली आपको कॉपरेट करना है। ये फाउंड हुआ था 28 मई 1975 को वाया द ट्रीटी ऑफ लागोस,
ठीक है, ट्रीटी ऑफ लागोस। तो अलग अलग, जैसे हमने उसका बैंकॉक डिक्लेरेशन पढ़ा, इसका क्या था, वाया ट्रीटी ऑफ लागोस के थ्रू इसको बनाया गया था, याद रखना ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अबूजा के नाइजीरिया के अबूजा में है, ठीक है। 12 मेंबर्स हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया कोर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोथ जो है वो 5% आया जून में। ओके, इसके साथ डाटा के साथ कुछ नया और इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज सबसे पहले तो ये जो भी ग्रोथ हुई है हमारे कोर सेक्टर में, मैंने आपको बताया कोर सेक्टर क्या है, जिसमें कि हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, और ये हाईएस्ट रही है 5% इन द जून, ठीक है। मई में 3.2% थी। अब गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूछा जाएगा अपकमिंग एग्जाम्स में। इन्होंने बेस ईयर तो अपडेट कर दिया है 2011-12 से अब 22-23, ठीक है। WPI का बेस ईयर क्या है 22-23 जो अपडेट होके आया है। हमारा जो CPI है उसका ये सारे क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, जबकि CPI का जो बेस ईयर वो है क्या है, कैलेंडर ईयर, तो 2024 है, याद रखना ये चीज, ठीक है। और इसमें आयरन ओर को एज अ 9th कोर सेक्टर जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। अब कोर सेक्टर जो है इंक्लूड किया गया है, तो इसका परसेंटेज जो है, जैसे हम कहते थे ना, ओवरऑल IIP में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% रखता है कोर सेक्टर जो वेटेज। अब वो वेटेज घट के, क्योंकि एक और मेंबर इंक्लूड हो गया, तो टोटल परसेंटेज कितनी हो गई है 32%, मतलब 32.88, अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो 33, और अगर प्रिसाइज टर्म्स में जाओगे तो 32.88, ठीक है। तो 9th कोर सेक्टर कौन सा इंक्लूड हुआ है, कोर से याद रखना ओर, ठीक है, आयरन ओर। कोर सेक्टर 9th कौन सा आया है, आयरन ओर, और इसका वेटेज कितना हो गया 32.88। बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ कि याद हो जाए आपको, ठीक है। अब ये 8 जो थे ये मैंने इसीलिए लगा के रखा है, इसका एक पर्पस है, ये आपको लग रहा होगा कि मैम ने चेंज नहीं किया, ये 9 हो गए अब कोर सेक्टर्स, ठीक है, ताकि मैं बताना चाह रही थी कि पहले ये थे, अब ऐड कौन सा हुआ है, आयरन ओर। अच्छा, इसको याद कराने की मैंने आपको ट्रिक करा रखी थी, दैट इज फर्न्स C³ अब हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ना याद करके बस आई एक अलग से आप याद रखना, उनकी कोर सेक्टर्स में और क्या ऐड हुआ है, आयरन ओर, और क्या ऐड हुआ है, आयरन ओर, ठीक है। तो फर्न्स C³ में क्या है, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, देन रिफाइनरी, नेचुरल गैस, S फॉर स्टील, एंड C³ से क्या है, C³ से आपका कोयल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट, ये 3 हो गए आपके C से, ठीक है। तो अब 9 हो गया और ओवरऑल मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू वेटेज की, ठीक है। तो न्यू वेटेज में अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका आयरन और नया सेक्टर इंक्लूड हुआ है, ठीक है, उसका परसेंटेज है 4.9, 0.05, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से अगर देखें तो जो स्टील है, स्टील का पहले भी 17 था और अभी, मतलब पहले भी 17 था, अभी भी, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है। तो पहले भी कितना था 17 और अभी भी कितना है 17, कोई चेंज नहीं आया। क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल का अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर 8% था, 8 से घटकर हो गया 4.7, ठीक है। अब सबसे हाईएस्ट वेटेज किसको दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी को। पहले किसको थी, पहले आपकी पेट्रोलियम जो है उसको 28% था, अब इलेक्ट्रिसिटी को हो गया, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का घटकर हो गया 22। तो ये भी पूछ सकता है कि अब सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी की, सबसे कम किसकी है, फर्टिलाइजर की। तो इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, E और F, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स। एक बार पीछे देखो, और कोई है नहीं, तो E और F, E की सबसे ज्यादा, F का सबसे कम हो गया, ठीक है, ये बात याद रखना, ओके। और किसी का अगर चेंज नहीं हुआ, ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके वेटेज में कोई भी चेंज नहीं आया, तो वो हो गया आपका स्टील इंडस्ट्री। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ओके। सो बाकी आप इसको कंपेयर करके एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं उसी के बारे में। तो 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है, अब 9 हो गई, अब आप 9 बोलेंगे, ठीक है। IIP में जो मेन इंडस्ट्रीज है उनका हम वो लेते हैं। इसको रिलीज कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेस ईयर हो गया 2022-23, और इसका डाटा कैसे पब्लिश होता है, मंथली, ठीक है। देन S जयशंकर टू विजिट फिलीपींस फॉर आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। ये जो मंथली जो मैं आपको करवा रही हूँ न्यूज़ का, बहुत ही, सॉरी, वीकली जो करवा रही हूँ न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें जितने भी आपके यू कैन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके बारे में आया है, तो आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे। S जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो जाने वाले हैं फिलीपींस फॉर आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीट। ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर की मीट है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही जाएंगे, ठीक है। आसियान इंडिया की मीटिंग है, ईस्ट एशिया समिट है, और आसियान रीजनल फोरम, ये 3 जो है इसको अटेंड करके आएंगे 2026 को।
आसियान इंडिया ईयर की फॉर्म में डेडिकेट किया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट बनता है कि 2026 को किस ईयर में सेलिब्रेट करें एज आसियान इंडिया ईयर। मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए गए हैं। क्वाड फॉरेन क्वाड जो है, क्वाड भी एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपकी 4 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी? यूएसए, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड देन इंडिया। ये क्वाड ग्रुप है। कोई अगर आपसे पूछे, क्वाड मतलब कोऑर्डिनेटर की तरह बना है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो 4 कंट्रीज हैं, जैसे आपका यूएसए हो गया, देन जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटर बनता है, दैट्स वाई इसका नाम क्वाड रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान कब बना था? आपका 8 अगस्त 1967 में बना था। आसियान बना 1967 में। बिम्स्टेक अभी हमने पढ़ा था, कब बना था? कमेंट बॉक्स में बताना, इससे आपकी नॉलेज भी रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। पॉज करो और बताओ, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो आई लेट टेक यू बैक टू द स्लाइड, ठीक है। ये रहा। तो कब बना था? 1997 में, ठीक है। ओके, गुड। अगर याद था तो वेरी गुड। ये हो गया 1997 में। और अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये कब बना है? 1967 में। इसका नाम क्या है? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता के इंडोनेशिया में है। इसको भी साइन किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है। ओके, देन इसको अगर हम बात करें, फाउंडिंग मेंबर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, जय फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अभी टोटल कितने हैं? आसियान में 11 मेंबर्स हैं, जिसमें लेटेस्ट पूछता है 2025 में ज्वाइन किया था किसने? तिमोर लेस्टे ने, ठीक है। तो ये याद रखना है, 11th मेंबर कौन है? तिमोर लेस्टे। ओके, तो मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि आसियान ग्रुप हम पढ़ रहे थे। तो आसियान ग्रुप में अब आप देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। तो ये हमारी कंट्रीज हो गई, प्लस तिमोर लेस्टे जो है आप उसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो अब ये हमारे टोटल मेंबर्स हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपके सामने मैंने बिम्स्टेक का मैप रखा है, यहाँ पे मैंने आसियान का मैप रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई 2 कंट्रीज हैं जो कि दोनों में सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों जो है एग्जिस्ट करती हैं दोनों ग्रुप्स में, तो कौन से होंगे? ध्यान से देखो, ये म्यांमार और थाईलैंड, और यहाँ पर भी म्यांमार और थाईलैंड। तो इसलिए याद रखना, म्यांमार और थाईलैंड ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो कि शेयर करती है ग्रुपिंग हमारी, ठीक है, दोनों ही ग्रुप्स में। तो दोनों ही के लिए क्या बना है? बैंकॉक डिक्लेरेशन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज आपको पता चल गई। बिम्स्टेक आसियान, ठीक है, आसियान और बिम्स्टेक, ठीक है। पहले आसियान बना 67 में, फिर 30 ईयर्स के बाद आपका बिम्स्टेक बन गया 1997 में। इस तरीके से भी याद हो जाएगा। ये आया आपका अगस्त में, ये आपका आया जून में, ठीक है। ये 6 जून, ये 8 अगस्त, ठीक है। तो ये भी ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। अब कौन से 2 मेंबर्स कॉमन हैं? तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट इज थाईलैंड एंड सेकंड वन इज म्यांमार। अब मैंने इसीलिए आपको मैपिंग दिखाई है ताकि आपको याद रहे कि ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मूव टू कीर्तिवर्धन सिंह टू विजिट किर्गिस्तान रिपब्लिक फॉर एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीट। अब एफसीओ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। कौन जा रहे हैं? कीर्तिवर्धन सिंह जा रहे हैं। अब आपको यहाँ से ये भी पता चला कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी। लेकिन एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो एक तो हो गए इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, जो हो गए हमारे मेन, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन हो गए? वो हो गए एस जयशंकर जी। लेकिन उनके अंडर उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, स्टेट के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वो हर डिपार्टमेंट के अलग होते हैं। जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उसके नीचे उनको असिस्ट करने के लिए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो कि कौन है? कीर्तिवर्धन जो है, वो उसके हेड है। फॉरेन मिनिस्टर कौन हो गए? एस जयशंकर जी, ठीक है। उसके अंडर काम करने वाले, उनको असिस्ट करने वाले हो गए कीर्तिवर्धन जी, ठीक है। अब वो जा रहे थे, एस जयशंकर जी कहाँ जा रहे थे? वो अटेंड करने जा रहे थे हमारी क्या? आसियान की मीटिंग। तो वो बोले कि मैं तो आसियान जा रहा हूँ, तो तुम चले जाओ कहाँ पर? तुम चले जाओ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने किर्गिस्तान। तो वो चले गए किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये चले गए हमारे आसियान की मीटिंग अटेंड करने, ठीक है, क्लियर। और कहाँ गए थे? कहाँ गए वो मीटिंग अटेंड करने? ये गए हैं फिलीपींस। ये भी पता होना चाहिए। तो कौन इसकी हेडशिप किसके अंडर है? फिलीपींस के अंडर है। तो ये भी याद रखना। तो ये जा रहे हैं फिलीपींस और ये गए हैं किर्गिस्तान। तो ये दोनों कंपैरिजन के थ्रू आप पढ़ लेना, ठीक है। देन किर्गिस्तान रिपब्लिक में हुआ हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग है। 2 मीटिंग्स होती हैं एससीओ में, एक होती है हेड ऑफ स्टेट और एक होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट में। हेड ऑफ द स्टेट और एक होती है आपकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की,
ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट वाली आपकी 2026 में कहाँ होगी? किर्गिस्तान में। हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाली कहाँ पर होगी? तजाकिस्तान में। और 2027 में कहाँ होगी? पाकिस्तान में। एससीओ की देखते हैं होती है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान। ओके, देन मूव ऑन करते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ क्या है? ये एक यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशियन का इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अभी आपको बताया था ना, ये बातें याद रखनी है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब सारी जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट मिलती है, और यूरेशियन यानी यूरोप प्लस एशिया की कंट्रीज हैं। ठीक है, ये फॉर्म हुआ था 15 जून 2001 को इन शंघाई, और ये सबसे पहले बना था एज शंघाई 5 1996 में। ओके, अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि मैम हर चीज़ की तो ट्रिक देती है, इसकी तो कोई ट्रिक दे नहीं रही कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके जो भी मेंबर्स हैं। तो बेटा मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि ये न्यूज़ में बने रहते हैं, तो अगर आप रोज़ मतलब जैसे सुनते रहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। हर ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ के लिए मैं आपको ट्रिक दूँ, तो इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन दैट। शंघाई 5 1996, इसमें पहले 5 कंट्रीज आई थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। ठीक है, फिर इसमें उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया 2001 में, इंडिया ने ज्वाइन किया 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठे ज्वाइन किया था, ईरान ने 2023 में, और बेलारूस अभी इसका लेटेस्ट मेंबर है जिसने 2024 में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अभी टोटल कितनी हो गई है? 10 कंट्रीज हैं एससीओ में। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज एंड रशियन, हेडक्वार्टर्स हो गया इसका कहाँ पर हो गया आपका? बीजिंग में। और जो रैट्स है एक इसी के अंडर ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि एंटी टेररिज्म के लिए, मतलब टेररिज्म को बढ़ावा ना मिले उसके लिए, उसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में। डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो कि सुप्रीम बॉडी है। रैट्स हो गया रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो बना था 2004 में टू कम्बैट द 3 इविल्स। कौन कौन सी? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो ये भी बात याद रख सकते हैं। सेट, सेपरेशन, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। ओके, नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग। ब्रिक्स के बारे में तो हम आई थिंक जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, जब से इंडिया को इसकी हेडशिप मिली है, चेयरमैनशिप मिली है, तब से हम पढ़ रहे हैं। और आई थिंक अब तो रट गया होगा आपको कि ब्रिक्स जो है वो हमारा कौन सा एडिशन हो रहा है? हमारा 18th एडिशन है। आप बताएंगे कौन सा एडिशन हम कर रहे हैं होस्ट। ठीक है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग का 16th है, चंडीगढ़ में हुआ है। जितने भी मेंबर्स हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे, इसको हेड करेंगे जेपी नड्डा जो कि हमारे क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है। ओके, तो अब ये जितनी भी अभी तक मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है तो अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं बिफोर द एक्चुअल मीटिंग। तो एग्रीकल्चर वाली हुई थी इंदौर में, एम्प्लॉयमेंट वाली तिरुवनंतपुरम, हेल्थ की न्यू दिल्ली, फॉरेन अफेयर्स न्यू दिल्ली, टूरिज्म वाली वर्चुअल हुई थी। 16th हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हुई है आपकी चंडीगढ़ में। ठीक है, ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट द ब्रिक्स, दोबारा से एक बार कर लेते हैं रिवाइज। अगर आप तब से मेरे से पढ़ रहे हैं, जनवरी से या बहुत मंथ से पढ़ रहे हैं, तो इसको पॉज कीजिएगा, खुद से देखिए कि क्या क्या आपको याद है। ठीक है, तो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली 1 जनवरी 2026 से। किसने दी? ब्राजील ने दी। 4th टाइम इंडिया चेयर कर रहा है। कब कब कर चुका है? एक तो सबसे पहला जो है 2012 में, देन 16 में, 4 ईयर्स के गैप के बाद, फिर 5 ईयर्स के गैप के बाद 21 में, एंड देन 5 ईयर्स के गैप के बाद 26 में। तो एक याद रखना 2012, उसके बाद 4 साल, फिर 5 साल और फिर 5 साल, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। 4th एडिशन, 8th एडिशन, 13th और 18th। ठीक है, इसमें 4, इसमें 5 और 5, वही सेम ही गैप है, तो इस तरीके से आपके एडिशंस का हो जाएगा। तो ब्रिक्स की थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर, ब्रिक्स की थीम भी ब्रिक्स ही है। कैसे? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस ऑफ इनोवेशन, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 20 ईयर्स हो गए हैं ब्रिक्स के। इसके लिए हमने लोगो जो है वो लॉन्च किया था जिसमें लोटस है और आपका नमस्ते का सिंबल है। ये देखो, ये नमस्ते का सिंबल है। इसके कलर्स कौन से हैं? मैंने आपको पहले भी याद करवाया था, विबग्योर। विबग्योर पढ़ते हो ना, साइंस में बचपन में पढ़ा है, तो वॉयलेंट और इंडिगो हटाकर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे 5 कलर्स हैं। इसका मेन थीम क्या है? यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया, कलर्स बता दिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। एस जयशंकर जी ने इसका ऑफिशियल वेबसाइट, थीम और लोगो जो है वो एस जयशंकर जी, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था। तो आई होप इतना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में कौन कौन सी कब फॉर्म हुआ? तो 2009 में रशिया में फाउंड हुआ था। जिम ओ नील जो है उन्होंने ये टर्म दी थी। 2009 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया है। फाउंडिंग मेंबर्स हो गए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। देन अब जो है इजिप्ट, यूए, इथोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया न्यू मेंबर्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज इज सेंटर्स डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हो गया है 58.2 से, जो कि पहले था 58.5, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 58.2 हो गया। तो
अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास है, ठीक है, तो सिर्फ 0.3% ही कम हुआ है, ठीक है। टोटल डेट जो हमारा 31 मार्च 2026 पर था दैट इज 201.17 लाख करोड़। ये पंकज चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, जैसे मैं आपको कह रही थी ना, हमारी निर्मला सीतारमन हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको असिस्ट करने के लिए नीचे कौन है, पंकज चौधरी। पंकज चौधरी नीचे क्या कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर, ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इंडिया रिसेंटली, वैसे ये डाटा जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम्स में, जैसे इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में आप पढ़ते हैं तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार, ओके। देन इंडिया रिसेंटली फेल्ड WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। इट्स नॉट फेल्ड, इट्स साइंड, आई एम सो सॉरी, इट्स साइंड WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। टोटल मेंबर्स WTO में कितने हैं, 164 या 165, अभी देखते हैं आपको कितना पता है, ठीक है। और इसमें जो फिशरीज वाला किया है उसमें कितने हैं, 123 मेंबर्स हैं। तो पॉज करके बताओ कितने मेंबर्स हैं WTO में, 164, 165 या 166? एक और ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ 166 मेंबर्स हैं, ठीक है। लास्ट जो है तिमोर लेस्टे जो है उसने जो है ज्वाइन किया था, ओके। चलो अब आ जाते हैं WTO। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि लास्ट मेंबर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है। WTO क्या है, एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी डील कर रही है जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं रिलेटेड टू द ट्रेड, कि जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं उनका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। 1 जनवरी 1995 को एस्टेब्लिश हुआ था मराकेश एग्रीमेंट के अंडर। पहले गेट था, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, फिर नेम चेंज करके 1948 में ये पहले बना था गेट, फिर 1995 में चेंज करके WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देन इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर्स इसके 166 हैं, जैसे मैंने आपको बताया तिमोर लेस्टे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 98% का ग्लोबल ट्रेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। इसकी हाईएस्ट बॉडी क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये हर 2 साल बाद मिलते हैं। डे टू डे जो भी देखते हैं फंक्शनिंग को, वो है जनरल काउंसिल। एंड करंट हेड इसके हैं, ये हमारी नाइजीरिया से बिलोंग करती है, ओपांजो अवेला, ठीक है, तो ये याद रखना, ओके। देन मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। कैबिनेट अप्रूव 30 करोड़, ठीक है, 3030 करोड़ रुपीस फॉर भारत रसायन स्कीम। भारत रसायन स्कीम, रसायन क्या होते हैं, केमिकल्स, ठीक है। तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं भव्य रसायन स्कीम, तो मैंने आपको भव्य पढ़ा था, याद है, भारत औद्योगिक विकास योजना। अब ये रसायन यानी केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना आउटले रखा है, 3030 करोड़, जिसमें से कि 3000 फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज के लिए, और बाकी जो रोजमर्रा के आपके एक्सपेंसेस है उसके लिए दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल असिस्टेंस आपको मिलेगी फॉर अप टू 1000 करोड़ पर पार्क, जितने पार्क खोलोगे उसके लिए आपको 1000 करोड़ रुपीस मिलेंगे, विद अ मिनिमम ऑफ 500 करोड़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। बाकी मतलब इस 1000 में से 500 करोड़ आपको स्टेट देगी, और बाकी 500 करोड़ कौन देगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये एक केमिकल पार्क है जो कि स्पेशली डेवलप किया जाएगा ऐसे एरियाज में, मतलब बेसिकली कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर देना जहाँ पर हम केमिकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकें, ठीक है। तो 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाने हैं टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ताकि हम जो भी केमिकल्स हैं उनको खुद से डेवलप करें, इंपोर्ट ना करें, और हमारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है यानी कि हमारी जो इमेज है इन द वर्ल्ड में, वहाँ पर क्या बढ़े, हमारी प्रेजेंस बढ़े। बजट इसका हो गया 20, ये अनाउंस हुई थी बजट में, इसी बजट में, और ये 5 ईयर्स के लिए 12-30-31 तक ये स्कीम चलेगी। तो आई होप समझ में आ गई। अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। लास्ट न्यूज़, यूएस अनाउंसेस परमानेंट टैरिफ इंडिया रेट एट 10%। यूएस ने कहा है कि वो 10% जो टैरिफ है या इम्पोर्ट टैक्स है उसको इम्पोज करेगा ऑन द गुड्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। इसका जो है, ये जो पहले टेम्परेरी टैरिफ लग रहे थे हमारे, उसको ख़त्म करके अब परमानेंटली हमारे ऊपर 10% का टैरिफ लगाएगा यूएस, ठीक है। तो कह रहा है कि इंडिया को पहले 12.5 लगाने की बात की जा रही थी, अब 10% लगा रहे हैं। हाउएवर 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि 45% जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है चीज़ें, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। बस ऐसी यू कैन से ऐसा प्रोडक्ट्स जिसमें फोर्स लेबर का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर जो है वो यूएस ऐसा कह रहा है कि वहाँ पे फोर्स लेबर का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जैसे फोन है, जेनरिक मेडिसिन है। देखो ट्रम्प जो है वो भी बहुत ही यू कैन से
स्मार्टली प्ले करते हैं। कैसे कि जेनरिक मेडिसिन, वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो मेडिसिन को छोड़कर स्मार्टफोन्स हो गए, उन सबको छोड़ के, क्योंकि वो चाइना से कंपाइल होकर आते हैं, इंडिया से उसकी चीज़ें होती हैं, मतलब पार्ट्स वगैरह कंपाइल होकर जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, इस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो विद दिस हमारा खत्म होता है इस वीक का करंट अफेयर्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हमने करी हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पे इसको पोस्ट कर दूंगी, आप देख सकते हैं। फ्रॉम जनवरी टू जुलाई आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई विल रिप्लाई टू दैट। कोई सजेशन है तो भी बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।